नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण सफलतापूर्वक, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गए हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 10 जनपदों को 40 विकास खंडों में मतदान हुआ। कई पर्वतीय जिलों में बारिश होने के बावजूद मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और भारी बारिश में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ। इनमें 65.50% पुरुष और साथ ही साथ 74.50% महिला मतदाता शामिल हैं। इसी बीच में प्रदेश के 40 विकास खंडों के 4709 मतदेय स्थलों पर मतदान हुआ और इस चरण के लिए 21,57,199 जो वोटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। पहले चरण के अंदर 17,829 और साथ ही साथ दूसरे चरण के अंदर 14,751 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी के अंदर कैद हो गया और अब 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले चरण के अंदर 68% मतदान हुआ था और 2019 के चुनाव के अंदर 69.75 यानी कि लगभग 70% मतदान हुआ था। तो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से कौन सा समय और कौन सा मतदान केंद्र रहा और मतदान प्रतिशत कितना रहा है, परसेंटेज कितनी सामने आई है। सुबह 10 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा वो 12.42% दर्ज किया गया। इसी बीच में दोपहर 12 बजे तक 24% मतदाताओं ने अपने अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग किया। वहीं पर दोपहर 2 बजे तक 41.95% जो वोटर्स हैं वो अपने अपने वोटिंग पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचे। शाम 4 बजे लगभग 58.12% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया है। इसी बीच में दूसरे चरण के अंदर कुल 70% जो वोट्स है वो लोगों ने दिए हैं। किस समय कितना प्रतिशत रहा वो आपको बताएंगे और कहां पर कितना मतदान हुआ वो भी आपको बताएंगे। उत्तरकाशी के अंदर मतदान जो हुआ है वो यहाँ पर 75.96% हुआ। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो वहाँ पर 69.27%। टिहरी मतदान में 60.05% और उसी के साथ साथ देहरादून मतदान 77.25% और 66.47% हुआ है। चमोली के अंदर मतदान। तो आगे बढ़ जाएंगे और कुछ जगहें और कुछ केंद्र यहाँ पर सामने आ रहे हैं। चंपावत मतदान 70.21%, नैनीताल के अंदर 76.05%, अल्मोड़ा के अंदर जो मतदान हुआ है वो है 58.20% और उधम सिंह नगर मतदान जो है वो अधिक रहा। 84.26% उधम सिंह नगर के अंदर दर्ज किया गया, अधिक रहा। पिथौरागढ़ मतदान 64.9% दर्ज किया गया है। तो ये कुछ जगह है पहले चरण में कहां पर कितना मतदान हुआ वो आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में 82% मतदान हुआ है। पौड़ी के अंदर 59.50 लगभग 60% का रहा, यानी कि 59.50 एग्जैक्ट नंबर। रुद्रप्रयाग में 57.31% मतदान हुआ। उसी के साथ साथ टिहरी के अंदर 59.71% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये पहले चरण के अंदर कौन से इलाके में कितना मतदान था वो हमने आप तक रखा। इसी बीच के अंदर देहरादून में भी जितना मतदान हुआ वो भी आपको बताएंगे। देहरादून के अंदर 78.49%, चमोली में 62.17%, नैनीताल के अंदर 70.43% और चंपावत में 65.59% जो वोटिंग है वो दर्ज की गई थी। ये ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर पहले चरण में कौन से इलाके में कितना मतदान हुआ। वहीं पर अल्मोड़ा में 59.11% मतदान हुआ, बागेश्वर में 63.11%, उसी के साथ साथ यूएस नगर में 81.27% वोटिंग हुई और वहीं पर पिथौरागढ़ में 64% मतदान दर्ज किया गया। लोग अपने अपने घरों से निकले और यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से आगे विकास की दिशा में अग्रसर है और राज्य सरकार सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए संकल्पित रूप से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ हमारा प्रयास है कि एक पेड़ माँ के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ क्योंकि ये सावन का पवित्र मास भी है। वहीं अब बात मौसम की होगी, जहां पर उत्तराखंड के अंदर मानसून सीजन अपने चरम पर चल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा ताज़ा अपडेट जारी की गई, जिसमें कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें बताया गया है कि आज यानी कि अगर हम बात करें 29 जुलाई की, तो बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो मध्यम तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्हें ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पर्वतीय अन्य जिलों और मैदानी जिलों के अंदर जैसे कि उधम सिंह नगर है और भी कुछ जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते वहां पर येलो अलर्ट रखा गया है। वहीं पर बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। 28 और 29 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद जो 30, 31, 1 में भी जो है अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा का दौर मिलता रहेगा। चेतावनी की बात करें तो आज 28 तारीख को जो उत्तराखंड में बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए ऑरेंज जो है कलर रखा गया इन डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जो अन्य पर्वतीय जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं, उधम सिंह नगर है, चाटगढ़, तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थानों पे कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जिसके लिए येलो जो है कलर वहाँ रखा गया है। कल भी जो है एक्टिविटी थोड़ी कम होने की संभावना है, लेकिन जो है पहाड़ों पे हैवी रेनफॉल जो है जैसे कि बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी जनपद में कहीं कहीं या पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पे मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है 30-31 में थोड़ा एक्टिविटी कम होगी, लेकिन जो हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो इक्का दुक्का स्थानों पे पर्वतीय जनपद है वहाँ पर वो मिलता रहेगा, विशेषकर जैसे बागेश्वर है या फिर रुद्रप्रयाग है या पिथौरागढ़ है, तो वो एक्टिविटी चलती रहेगी। लेकिन जो आज की बात करें तो आज जो है थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसके चलते जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट बताया उनमें दी गई है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और भू बैंकुट नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में मानसून की झमाझम बारिश के साथ तीर्थयात्रियों की आमद जारी है। श्रद्धालु हल्की बारिश की फुहारों और कोहरे के बीच में भगवान श्री बद्री विशाल जी के बड़ी सुगमता के साथ दर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण, नित्य दैनिक पूजाओं और अभिषेक आरती में प्रतिभाग कर पुण्य का भागी बन रहे हैं। धाम के उच्च हिमालयी अलकापुरी क्षेत्र के अंदर लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम में बहने वाली पतित पावन अलकनंदा नदी उफान पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्मा कपाल क्षेत्र और नारद कुंड, तप्त कुंड को लेकर इस नदी तट के इलाकों के आसपास श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं पर बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ लगातार अलकनंदा नदी के जल स्तर पर नजर बनाए रखे हुए है। नदी किनारे के आसपास पूजा, पिंडदान,
तर्पण करने वालों सहित स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से ब्रह्म कपाल क्षेत्र नारद कुंड के आसपास से हटने के लिए कहा जा रहा है। राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश के चलते दफ्तरों और स्कूल जाने वाले छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश लगातार जारी है। दिक्कत उन छोटे बच्चों को आ रही है जिनको सुबह उठकर स्कूल जाना है, और तमाम वो लोग जिन्हें कि अपने अपने दफ्तरों तक पहुंचना है, क्योंकि जलभराव की स्थिति शहरी इलाकों में देखने को मिल रही है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ठप हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश, उसका पानी जो है वो यहाँ पर मैदानी इलाकों तक पहुंचता है। मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश कुछ दिनों से जारी है और आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले दिनों बिना इजाजत के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को भारी पड़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बीकेटीसी में सलाहकार पद पर नियुक्त के निर्देश जारी किए गए हैं। बीकेटीसी के ही पूर्व सीईओ बीडी सिंह को इस पद पर अब नियुक्त कर दिया गया है, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि हेमंत द्विवेदी पर कतरने के लिए उनसे ऊपर एक सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है। और ऐसे में हेमंत द्विवेदी अभी भी अपनी बात पर अडिग है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि बरसात के दौरान यात्रा मार्गों पर शटल सेवाओं पर रोक लगाई जाती है और वो रोक अभी भी बरकरार है। जबकि चार्टर्ड को लेकर ना डीसीसीए और ना ही यूकाडा की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी किया। अभी भी उस क्षेत्र में चार्टर्ड सेवाएं जारी हैं और ये भी इस सेवा का उपयोग कर केदारनाथ गए थे, जिसमें कि कोई भी अनियमितता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन भी अब ये मान रहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की है या फिर नहीं। नहीं, देखिए जो शटल सर्विसेज हैं उस पर जो है कि डीजीसीए और यूकाडा ने बैन लगाया हुआ, क्योंकि जो शटल सर्विसेज रुद्रप्रयाग जिले से जो चलती हैं वहां पर मौसम खराब होने के कारण और बहुत सारी चीजें थी उसके कारण जो है कि हर साल जी होता है कि मानसून में वहां पर सेवाएं शटल सर्विसेज बंद रहती हैं, लेकिन चार्टेड सेवाएं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, चार्टेड सेवाएं अभी भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। चार्टेड सेवाओं के लिए ना डीजीसी से ना यूकाडा से कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। देखिए, उन्होंने अपना विषय रखा है, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने अपना विषय रखा है और ये पूरा जांच का विषय है और जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद सारी जनता को वो सच्चाई देखने को मिल जाएगी और बाकी आगे चीजें देखते हैं क्या जांच में निकल कर आता है। हरिद्वार के मां मनसा देवी पैदल मार्ग पर हुई दुर्घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ किया कि यात्रा मार्ग पर वन वे सिस्टम, सुरक्षा बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाया जाएगा ताकि रास्ता सुगम रहे और कोई अव्यवस्था न हो। राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे मार्ग की नए सिरे से प्लानिंग की जा रही है। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ पर हमारे शूज़ उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी उन सबको कहाँ पे हम हटा सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें अवैध थी उनको हमने बंद करने के लिए जो आदेश दिया था, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, राजाजी की डिपार्टमेंट, राजाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही जिला प्रशासन, मंदिर समिति सभी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना आप जैसे सोमवार है, सावन का सोमवार है, अच्छी खासी भीड़ है, तो उसमें श्रद्धालुओं को कहीं भी ऐसा कंजेशन का पॉइंट ना डेवलप हो, उसके लिए आगे की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे पैदल रास्ता है उसमें और सुविधाएं हम कैसे यात्रियों को दे सकते हैं, जैसे बैठने का स्थल हो, टॉयलेट्स हो, पीने का पानी हो, तो उसके लिए भी आज स्थल कुछ चयनित किए गए, पार्किंग के स्थल चयनित किए गए। आगे इस पर भी प्लान किया जाएगा। हमने देखा है कि अभी जैसे कि अभी बिना किसी आयोजन के या बिना किसी पर्व के भी जैसे कि कोई बड़ा स्नान हो, उसके अलावा भी यहाँ पर डेली अच्छी भीड़ हो रही है, तो उस भीड़ को देखते ही ये प्लानिंग की जा रही है।
संबंधित परिसर के अब सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी जो मार्ग है, एंट्री का मार्ग हो या एग्जिट का मार्ग हो, वहाँ पे कोई भी अतिक्रमण ना हो। बिजली के जो तार हम देख रहे हैं मंदिर परिसर में जो बिजली के तार हैं, मंदिर समिति को बताया गया है, उसको आज ही चेक करा रहे हैं सभी जगह। कल भी हमने ऑडिट कराया था जिसमें कोई ऐसी बात नहीं आई थी। आज बाकी जगह भी जहाँ भी लाइन्स हैं उनको पुनः चेक कराया जाए। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि अगर घर घर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के बजाय सीधे निगम ने अपने हाथों में ले ली है। पूर्व में एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। अब पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और जरूरी उपकरण दिए जा रहे हैं, जिससे कि सफाई सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि इस बार मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति काफी नियंत्रित रही। इसका श्रेय निगम की जनवरी से शुरू की गई समयबद्ध नाला और खाल सफाई योजना को जाता है। दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी, उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके जो सैलरी आती है, जो उनका वेतन आता है प्रति माह, उसमें भी पूर्व में काफ़ी डिलेज हुआ करते थे, जिसको अब हमने निश्चित करते हुए प्रक्रिया को 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज करने के लिए लगातार हमने उसको फॉलो किया है और 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश सरकार ने स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। देहरादून आरटीओ कार्यालय ने इस संबंध में विशेष ऑडिट प्रक्रिया शुरू की है और इसको शुरू करने की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि जिन स्कूलों के पास पंजीकृत बसें हैं, वहां विभागीय टीमें जाकर मानकों के आधार पर सुरक्षा जांच करेगी। यदि कोई बस सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो पहले नोटिस जारी किया जाएगा और जरूरी पड़ा तो परमिट रद्द करने तक की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि ऑडिट फॉर्म तैयार हो चुका है और जल्द ही टीमें जांच अभियान में जुट जाएंगी। जांच अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान बसों की फिटनेस, ड्राइवर की योग्यता, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एग्जिट सहित सभी जरूरी बिंदुओं की जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं, उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट। पौड़ी जिले के थाना सतपुली क्षेत्र के अंतर्गत एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल युवक को खाई से बाहर सुरक्षित निकाला, जिसे हंस फाउंडेशन चमोली सैन्य अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती किया गया, जहां पर चिकित्सकों की निगरानी में घायल का उपचार चल रहा है। थाना सतपुली पुलिस ने बताया है कि ढांडूखाल गांव निवासी 37 वर्ष के रोहित देहरादून से बाइक से सतपुली के लिए निकला था और इसी दौरान सतपुली गुमखाल के बीच में वो नियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम्स ने रेस्क्यू कर घायल को सकुशल खाई से बाहर निकाला। रुड़की में ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया और इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष
मुकुल वर्मा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और समाज को संगठित कर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड, प्रदेश और जिलों के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की उसके एकजुट होने में ही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए, जिसके लिए समाज के लोगों का संगठित होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से उनकी 3 मांगे हैं, जिसमें लूट डकैती की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए स्वर्णकारों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए। अध्यक्ष, मैं प्रतिवर्ष एक दौरा निकालता हूं, जिसमें हर जिले का दौरा करके एक जिला स्तरीय बैठक करके वहां की लोगों की, जनता की चीज़ें सुनता हूं और इस चीज़ों को सुनकर मैं एक नई रणनीति बनाता हूं, जिससे संस्था ऊपर भी जाए और उनकी समस्या का समाधान भी हो सके। यहाँ पर हम लोगों ने कई निर्णय लिए, जैसे कि हमारी जो सरकार से मांग है, इस समय जो लूट छिनैती डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सोना चांदी के भाव बहुत ऊंचे हैं, तो उसके लिए सरकार से मांग है कि शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराया जाए जो हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं और व्यापारी हैं। इसके साथ साथ हमने उनसे, जिस तरह मध्य प्रदेश में स्वर्णकार आयोग का गठन है, उसी तरह हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी और अन्य प्रदेशों में भी स्वर्णकार आयोग का गठन हो, ताकि लोगों का जो उत्पीड़न होता है सराफा व्यवसायियों का, वो ना हो सके और उसके जरिए से कई कार्य सिद्ध हो। आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 3 साल से ये मुहिम चलाई हुई है। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दी है और मैं इन्हें ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, मैं उत्तराखंड के हर जिले में एक मजबूत संगठन खड़ा करूँगा और यहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो स्वर्णकार समाज में इतिहास लिखेगी। देखिए, ये तो आपको पता ही है, आप मुझे भली भांति जानते हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हमारे जीवन जीने के 3 ही लक्ष्य हैं: भूखे को खाना, रोते को हंसाना और सोते को जगाना। जो सो रहा है तो वो मुहिम हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने चलाई है। तो जो सो रहे हैं, हमारे स्वर्णकार समाज के एक से एक धुरंधर हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग जाग भी रहे हैं। और ये बहुत जल्दी आपको देखना को मिलेगा, बहुत जल्दी वो दौर आएगा, बहुत जल्दी वो दौर आएगा। हर तरफ स्वर्णकार समाज का ही शोर आएगा। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की देखरेख में नीति आयोग के 8 दिवसीय संपूर्णता अभियान के तहत जनपद हरिद्वार में आकांक्षा हाट का भव्य शुभारंभ हुआ। हर की पौड़ी स्थित CCR टावर के सामने 2 अगस्त 2025 तक चलने वाले इस हाट का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को एक मंच प्रदान कर स्थानीय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हाट के पहले दिन विभिन्न प्रकार के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे, जिनमें डेयरी उत्पाद, जूट के बैग और वस्तुएं और साथ ही साथ कई ऐसे वस्त्र, चुनरियां, शहद, सिंघाड़े के आटे के बिस्किट, लिपन आर्ट और साथ ही साथ राखियां शामिल थे। कुल 8 स्टॉलों के माध्यम से आज 26,720 की शानदार बिक्री दर्ज की गई। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।